Good morning, students. Welcome here. I am again with you with a new and very interesting topic. As you already know, in our 12th class, we are continue with our chapter 7, alternating current. So this is your class 12th physics. And our series is continue in NCERT textual additional exercise we are doing, and we are doing only numericals practice. ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं. सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं जो प्रीवियस पार्ट्स हैं, जो प्रीवियस वीडियोज मैंने बना रखी हैं. ठीक है, आप उनको फॉलो कीजिए ताकि आपको वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर अप हो जाए. तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन. ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करनी है. ओके, जस्ट ओके, यस, हाँ जी बेटा. सो ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट आपके पास दे रखा है, यानी कि हमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. L 3.0 हेनरी है, C 27 माइक्रोफेरेड है एंड R इज 7.4 ओम. It is desired to improve the sharpness of resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum. क्या करना चाहते हैं ये? इम्प्रूव करना चाहते हैं इसकी शार्पनेस को. तो ये क्या कह रहे हैं, अगर हम इसकी रेजोनेंस को फुल की बजाय इसकी विड्थ को हाफ कर दें एक 2 फैक्टर से, तो आपको एक तरीका बताना है कि कैसे आप इस एलसीआर सर्किट में इसकी शार्पनेस को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो ये रेजोनेंट बनती है, रेजोनेंस जो हमने बनाया था, ग्राफ भी बनाया था, उसमें उसकी जो फुल विड्थ है उसको आप मैक्सिमम हाफ कर देंगे बाय ए फैक्टर 2 विदाउट चेंजिंग द रेजोनेंट. ठीक है, मतलब आप रेजोनेंट को चेंज नहीं करोगे. क्लियर? सो वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी आर की वैल्यू चेंज करेंगे. तो चलिए बेटा, इसको सोल्व करते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. सो व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग हेयर. अब तो आपको सारी बातें पता भी चल चुकी हैं, हम इतनी बार इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं कि आपको सारा अच्छे से समझ आने लग गया होगा. एल क्या है यहाँ पे? एल इज द इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर. ठीक है, ये कितना गिवन है आपको? दिस इज 3.0 हेनरी. एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, देखिए जो मैं बोल रही हूँ उनको आप साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहिए बेटा. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर 27 माइक्रोफेरेड है, तो वी हैव टू कन्वर्ट 27 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 फेरेड. ठीक है, अब आर देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर 7.4 ओम. ठीक है, सो नाउ ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी बिकॉज आपके पास एलसीआर सर्किट गिवन है. ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√LC. क्लियर? इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अंडर द रूट करेंगे 3 × 27 × 10⁻⁻6. ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप, 1/√81 इंटू में अंडर द रूट ऑफ 10⁻³ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम 10⁻⁻6 को, है ना. तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर, है ना, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास ओमेगा आर क्या आ जाएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर, देखिए नीचे क्या बचा, प्लस का 3, तो ऊपर 10 की पावर 3, नीचे आ गया आपका 9. मीन्स 1 2 3,000/9. इसको जब हमने सोल्व किया देन वी आर गेटिंग 111.1 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई. क्या आ गई हमारी? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके, अब देखिए क्वालिटी फैक्टर भी हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो क्वालिटी फैक्टर भी हम निकालेंगे.
क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, ओमेगा आर दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय आर, ओमेगा एल बाय आर, ये होता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये आपका ओमेगा आर कितना होता है 111.1, एल कितना गिवन है 3 और आर कितना है 7.4। ठीक है, हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे। दिस इज 3,333 अपॉन 7.4, और जब इसको आप सोल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग Q इज इक्वल टू 45.04। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास क्वालिटी फैक्टर आ गए। ये हमारे पास क्या आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए क्या बोल रहा है, टू रिड्यूस फुल विड्थ। ठीक है, अगर आप फुल विड्थ को रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, एट हाफ मैक्सिमम। ठीक है, यह क्वेश्चन में हमें गिवन है बाय ए फैक्टर 2, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि आप उसकी विड्थ को हाफ कर सकते हो। ठीक है, हाफ मैक्सिमम कर सकते हो एक फैक्टर 2 से, बट ये क्या कह रहा है आपको रेजोनेंट मतलब ओमेगा आर को चेंज नहीं करना है विदाउट चेंजिंग ओमेगा आर, यानी कि इसको चेंज मत करो और फिर भी आप इसकी विड्थ को कम करके दिखाओ। ठीक है, ओमेगा को चेंज नहीं करना है, बट विड्थ जो उसकी ये फुल विड्थ आपकी बनती है इस तरीके से, ये विड्थ को कह रहा है कम करके दिखाओ। ठीक है, तो ये तो आपका कह रहा है कि इस फैक्टर से तो करना है, तो कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, सो कर सकते हैं। सो वी कैन डू दिस बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आर बाय, तो एक और मेथड है हमारे पास, अगर आप इसकी विड्थ को कम करना चाहते हो तो आप आर की वैल्यू को रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है जो हमारा सर्किट होता है, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, तो आर आपके पास कितना अवेलेबल है 7.4, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.7 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, होप यू विल डू इट, आप इसे खुद से कर लेंगे। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपको दे रखा है। ठीक है, विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग 104,000 टर्न्स, इसके पास 4,000 टर्न्स है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, स्टेप अप जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं आपके पास, आपको नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने सेकेंडरी वाइंडिंग में, ताकि आपको आउटपुट मिले 230 वोल्ट। क्लियर, तो चलिए सोल्व करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम प्राइमरी वोल्टेज की बात करेंगे। दिस इज द प्राइमरी वोल्टेज, क्योंकि देखिए इस तरीके से आपका ट्रांसफर होता है ट्रांसफॉर्मर, ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। ठीक है, वाइंडिंग्स, तो प्राइमरी वोल्टेज आपके पास कितने गिवन है 2300 वोल्ट। ठीक है, और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी देर दे रखी है आपको 4000। तो आपको सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स बतानी है, और जो सेकेंडरी वोल्टेज दे रखी है वो आपको दे रखी है 230 वोल्ट। तो आपको पता है फॉर्मूला, बिकॉज वी नो दैट ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद यहां से NS आपका हो जाएगा ES इंटू NP अपॉन EP। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कोयल्स में निकाल लेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी कोयल होती है, ये सेकेंडरी कोयल होती है। क्योंकि ये स्टेप डाउन है तो ये ज़्यादा कोयल्स मिलेंगे और ये कम मिलेंगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। ओके,
तो आपका NS हमें निकालना था, तो दिस इज बिकम 230 इंटू 4000 अपॉन में 2300। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 2310 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 400 टर्न्स। So this is the required turns that we want to find out. Okay, now we are doing question number 24 is on your screen. At a hydroelectric power plant, आपके पास एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। The water pressure had is at a height of 300 मीटर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जहाँ बिजली से पानी से बिजली पैदा करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जो वाटर का प्रेशर है एड पे, जो मतलब मैक्सिमम हाइट पे वहाँ पे डैम वगैरह बना के किया जाता है, वो 300 मीटर है। और जो पानी अवेलेबल है वो है 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड। और टरबाइन जो जनरेटर है उसकी एफिशिएंसी है 60%। टरबाइन जनरेटर जो हमारे पास है, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो है 60%। आपको बताना है एस्टिमेट द इलेक्ट्रो पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक पावर है जो अवेलेबल होगी, हमें इससे मिलेगी, इस पावर प्लांट से। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए बेटा, इसको करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। हाइट कितनी दे रखी है आपको? हाइट आपको गिवन है 300 मीटर। वॉल्यूम पर सेकंड कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? एफिशिएंसी है 60%। और हमें क्या निकालना है? और देखिए जी भी इसमें गिवन है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए। तो आपको पता है जो पावर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बात हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम, कि पानी ने कितना काम किया और कितना टाइम लिया उसको करने में। ठीक है, वर्क को क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसको हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बट जहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप मान लो ये आपके पास कोई डैम है, तो ये इस तरीके से पानी है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो इस तरीके से पानी गिरता है ना नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक टरबाइन होती है जो घूमती रहती है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। ये सारा प्रोसीजर आपने 10th में किया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? पावर निकालनी है, बट फॉर्मूला स्टैंडर्ड ये है आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? प्रेशर की बात हो रही है, तो वी नो दैट एफ क्या होता है? फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया। तो पावर क्या हो जाएगी आपको? इसको आप पीएच से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स की जगह हमने क्या लिखा? प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। अच्छा, अभी बताइए, एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या थी? वेलोसिटी। देखिए मैं आपको शो कर देती हूँ, छोटे वाली वी वेलोसिटी को शो कर रही है। और ये आपने जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करी थी 11th क्लास में, तो एरिया इंटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, हमने इस पूरे कंसेप्ट को ही ले लिया। इस पूरे को, एरिया इंटू वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड। तो ये क्या है? वॉल्यूम पर सेकंड। एरिया इंटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम, तो इसकी जगह हमने लिख दिया वॉल्यूम पर सेकंड। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है, तो जो आपके पास एफिशिएंसी है वो 60% है। ओके, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आपको पता है एफिशिएंसी इज 60%। 60% का मतलब 100 में से 60। ठीक है, 100 में से 60, यानी कि जो अवेलेबल पावर है आपके पास वो क्या होगी? अवेलेबल पावर। कितनी पावर आपके पास अवेलेबल है? तो आपके पास पावर है टोटल कितनी है? ये। ठीक है, तो उसका कितना परसेंट यूज कर रहे हैं हम? 60%। तो पीवी
इंटू 60%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 60/100। तो इतनी पावर मतलब टोटल आपको इतनी मिल रही है, उसका सिर्फ 60% पार्ट ही हम यूज कर पा रहे हैं कि हमने 100% इनपुट दी, बट आपको सिर्फ 60% आउटपुट मिली, 60%। ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि पानी की बात हो रही है, तो आप पानी में प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू 60/100। ठीक है, अब आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही होती है ना पानी की डेंसिटी। हाइट कितनी गिवन है आपको, हाइट है 300 मीटर। ठीक है, और ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। रो डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻³ पानी की, ये कितना होता है 9.8, और ये आपका आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा देखिए, आपने सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया है बेटा, और ये आपका एक रह गया कंसेप्ट, देखिए ये एच आ गया, रो 10⁻³ जी 9.8, और वॉल्यूम पर सेकंड हमने छोड़ दिया, तो वॉल्यूम पर सेकंड हो जाएगा 100। तो अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, ये देखिए ये वाली 2 3 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 3 × 9.8 × 3/5 इंटू में क्या आ गया 10⁻7, है ना। 3 × 9.8 × 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपके पास, इंटू में 10⁻7। ठीक है, ये इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसको हटाओगे आप, तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 × 98/50 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया, तो जब आपने इसको सोल्व किया तो ये आपके पास आया, सो दिस बिकम, जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आया 17.64 to 10⁻7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.764 × 10⁻8 वाट। ठीक है, अगर मेगावाट में लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 176.4 मेगावाट, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती तो इसलिए आप इसको मेगावाट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 25। So question number 25 is on your screen. A small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power। देखिए क्या हो रहा है, एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, उसकी जो बिजली की डिमांड है वो है 800 किलोवाट। क्लियर, और जो हमारे पता है आपको, हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है ना। और वो जो गांव है वो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट जनरेट, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना बेटा, उससे 15 किलोमीटर दूर है, और जो प्लांट जनरेट करता है ना पावर, वो करता है 440 वोल्ट की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है जो 2 लाइन वायर्स हैं जिनकी वजह से आप पावर को लेके जाते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर आपको पता ही है कि वोल्टेज करंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, टोटल पावर को कांस्टेंट रखना होता है बेटा इसमें ट्रांसफॉर्मर में, है ना। तो जो पावर है वो 0.5 ओम पर किलोमीटर है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है। अब टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रो ए, टाउन को जो पावर मिली है वो मिली है 4000 से 220 वोल्ट के बीच में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, क्योंकि जो जनरेट हो रही है वो ज़्यादा पावर है और जो गांव की रिक्वायरमेंट है टाउन की वो कम पावर की है, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ना, ताकि वोल्टेज को कम कर पाएँ। ठीक है बेटा, ओके। फिर कह रहा है कि आप ये बताइए, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो कितनी पावर लॉस होगी हीट की फॉर्म में। देन यू हैव टू टेल हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस। अगर कोई पावर लॉस नहीं हो रही है तो प्लांट सप्लाई में कितनी एनर्जी मतलब पावर यूज करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा। कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर को भी हमें यहाँ पे कैरेक्टराइज करना, उसके बारे में भी बताना है। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कुछ इस तरीके से सिचुएशन को समझिए। मान लो ये आपका कोई पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कोई टाउन है, वैसे हमने जस्ट जर्मनी कंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी दूर एक टाउन है। जो टाउन की पावर की रिक्वायरमेंट है ना वो लेस है, बट जो पावर प्लांट जनरेट कर रहा है वो ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस को देखते हुए कि जो हमें पावर रिक्वायर्ड है, टाउन को जो पावर रिक्वायर्ड है, जितनी उनको ज़रूरत है, ठीक है, रिक्वायर्ड पावर कितनी दे रखी है, ओके, वो दे रखी है 800 किलोवाट। अब इसको आप चेंज करेंगे तो इट इज़ बिकम 800 इंटू 10 की पावर 3 वाट। ओके, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जो 2 लाइन वायर हम यूज़ कर रहे हैं, 2 वायर लाइन, उसका टोटल रेजिस्टेंस देखिए, टोटल रेजिस्ट, क्योंकि जब गांव में सप्लाई जाएगी तो वायर्स के थ्रू ही जाएगी ना, ठीक है। तो उनका कितना रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइंस, क्योंकि जब आप वायर में से करंट जाएगा तो वो रेजिस्टेंस तो अपोज करेगा करंट को, ठीक है। कितना है टोटल रेजिस्टेंस, 0.5 ओम पर किलोमीटर दे रखा ना, मतलब 1 किलोमीटर का 0.5 है, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 15 इंटू 0.5, ये एक वायर का है, वायर कितने हैं 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको आप क्या कह सकते हो 15 ओम, ठीक है। तो 2 वायर का टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, क्लियर। अब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो जो सप्लाई है ट्रांसफॉर्मर में वो कितनी है 4000 टू 220, ठीक है। जो आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो जो सप्लाई है वो किस रेंज में है, 4000 से लेके 220 वोल्ट तक का ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, इतनी सप्लाई करता है वो, ठीक है। और जो यहाँ पे ARMS दे रखा है आपको, RMS वैल्यू ये वाली कितनी दे रखी है, जिसको आप EV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हमारे घर पे जो नॉर्मली लाइट आती है उसका EMF यही होता है, ERMS, ठीक है, रूट मीन स्केयर वैल्यू ही आती है अपने घर पे। तो पावर, नाउ पावर निकालनी है, तो पावर क्या हो जाएगा IV इंटू RV, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, EV, ठीक है, पावर VI होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अब देखिए यहाँ से आपके पास पावर गिवन है, EV गिवन है, बट IV वी आर नॉट हैविंग। तो यहाँ से अगर आप करंट निकालोगे, RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा पावर अपॉन EV। पावर का फॉर्मूला आपके पास, इन सब का फॉर्मूला पुट कर देंगे, IV हम निकाल लेंगे। तो पावर कितनी दे रखी है, जो हमें रिक्वायर्ड है 800 इंटू 10 की पावर 3, और कितना EMF है 4000, ओके। तो इसको आप सोल्व करेंगे, 20 से 20 कट हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 8 इंटू 1 2 3, और नीचे 40, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 एम्पियर। यानी कि जो गांव में करंट की रिक्वायरमेंट है वो 200 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है। तो कितना लॉस होगा, लाइन पावर लॉस, जब इस वायर में से करंट जाएगा तो कितना लॉस होगा पावर का, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो लाइन पावर इन लाइन पावर लॉस विल बी कितना होगा, पावर लॉस आपका I²R, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। करंट कितना है 200 इंटू 200, R कितना है आपका टोटल 15, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 2 3 4 5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 इंटू 10 की पावर 4 वाट, और यू कैन से 600 किलो वाट, क्योंकि हमने इसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। इफ देयर इज नो लॉस पावर, देखो सेकंड केस में क्या कह रहा है, ये तो पावर लॉस की बात करी। अब कह रहा है इफ देयर इज
नो लॉस ऑफ पावर, अगर पावर में कोई लॉस ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो एसेंशियल्स जो हमारी प्लांट सप्लाई है, तो उस टाइम कितनी प्लांट सप्लाई की हमें जरूरत पड़ेगी, देन एसेंशियल या रिक्वायर्ड प्लांट सप्लाई कितनी होगी, अगर पावर लॉस ना हो तो हमें कितनी चाहिए, 800 ऑलरेडी है, प्लस में 600 और ऐड हो जाएगी, तो 1400 किलोवाट हो जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, ठीक है, कहाँ पे, ऑन द लाइन, जो लाइन जा रही है उस पे वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो IVR तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 15 यानी कि 3000 वोल्ट, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया आपके पास। ओके, वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए आपको, वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, तो वो आपका आ जाएगा 3000 प्लस 4000 7000 वोल्ट। ओके, तो पावर इज जनरेटेड एट 440 वोल्ट एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या कर देगा, उसको 440 टू 7000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो पावर इज जनरेटेड, तो पावर कहाँ जनरेट हो रही है, क्योंकि पावर इज जनरेटेड एट 440 वोल्ट, है ना, 228 की 228 की दोनों की क्या हो जाएगी 444 हो जाएगी। स्टेप डाउन जो ट्रांसफर होगा क्या करेगा, वो नीड प्लांट इज, ठीक है, तो उसको नीड होगी, जो पावर प्लांट है वो किस रेंज में काम करे, 440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट, ये उसकी रेंज रहेगी, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, हमने क्या किया, सिंपली जो पावर रिक्वायर्ड है वो हमने निकाली, टोटल रेजिस्टेंस दोनों वायर्स का निकाला, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सप्लाई कितनी है, मतलब स्टेप डाउन क्या करेगा 4000 से 220 में कन्वर्ट करके ले जाएगा, ठीक है, 4000 से 220 की रिक्वायरमेंट है तो इस रेंज में काम करेगा वो, ये प्राइमरी सप्लाई हो जाएगी, ये सेकेंडरी, तो ERMS 4000 है, ये जो हमारी मेन सप्लाई जो हम भेजेंगे यहाँ से पावर प्लांट से, पावर निकाल ली, ठीक है, यहाँ से हम करंट निकाल देंगे, कितना करंट 200 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो पावर लॉस भी होगा, सीधी सी बात है, पावर लॉस निकाल दिया, इसके बाद हमने क्या करा, अगर कोई लॉस ना हो तो लॉस ना हो तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, लॉस नहीं होगा तो सीधा क्या हो जाएगा, जो हमारी पावर सप्लाई है वो सीधे ऐड हो जाएगी 800 इंटू 600, ठीक है। फिर वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाल दी, तो वोल्टेज में कितना चेंज आया टोटल 7000, तो कितना स्टेप अप ट्रांसफर काम करेगा, ये करेगा 440 वोल्ट से 7000 वोल्ट, ठीक है। 26 इज ऑन योर स्क्रीन। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपने अभी करा है, अगर उसकी जगह हम क्या करें, हमने ट्रांसफॉर्मर यूज़ करा था 4000 से 220 का, भी कह रहा है अगर 40000 से 220 वोल्ट का हो जाए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, तो लीकेज लॉस को आप नेगलेक्ट कीजिए, तो एक्सप्लेन कीजिए वाई हाई वोल्ट ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड, ठीक है, तो वहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन को हम क्यों प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, साथ साथ मैं क्या कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 25 हमने पूरा सोल्व किया है, वहाँ पे हमने क्या किया है, जो वो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया उसकी रेंज थी 4000 टू 220, बट अब इसने रेंज को चेंज कर दिया, 40000 टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले लिया, जो 40000 को 220 में कन्वर्ट कर देगा। लीकेज में अगर आपको नेगलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रेफर्ड, इसमें हाई वोल्टेज में आप इसको क्यों प्रेफर करेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, जो आपको पता है EV वैल्यू के बाद कितनी दे दी 40000, जो हम इनपुट देंगे, ठीक है, तो पावर यहाँ से IV इंटू EV, ठीक है, तो IV यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा P अपॉन EV, पावर कितने की है, पावर तो हमें ऑलरेडी पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, तो 800 इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 40000, 20 से 20, यहाँ पे भी 20 कट जाएंगे तो सिर्फ 10 बचेगा, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 20 एम्पियर, ये आपके पास आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो लाइन पावर लॉस आप निकालेंगे, तो लाइन पावर लॉस कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर, हाँ,
वैल्यू पुट करेंगे 20 × 15, ठीक है, 6000 वोल्ट, जिसको आप लिख सकते हो 6 किलो वोल्ट। ओके, इजी क्वेश्चन है। प्लांट सप्लाई कितना होगा, टोटल सप्लाई बताइए अब। टोटल प्लांट सप्लाई, प्लांट में कितनी सप्लाई होगी टोटल, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले आपके पास कितना था 800, अब कितना आ गया 6, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इतना तो लॉस हुआ ना, और इतना हम गेन कर रहे थे, इनपुट कर रहे थे, इतना हमारा लॉस हो गया। टोटल कितना हो गया 806 हो गया किलोवाट, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, वोल्टेज ड्रॉप आप निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका IVR, V = IR, ओम्स लॉ से आपने पढ़ा हुआ है। तो 20 × 15, तो 300 वोल्ट। क्लियर, ओके। अब वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज के लिए ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिशन कितनी वोल्टेज का आप ट्रांसमिशन करेंगे, तो 40,000 तो हमने इनपुट करी है, प्लस में 300 और करनी पड़ेगी, तो टोटल कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट करनी पड़ेगी आपको 43,000, ठीक है। 40300 इतनी वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारा रेंज हो गया वो कितने से कितना हो गया, 430 से 40300, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नीडेड एट द प्लांट, तो कितना स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए हमें, कितनी रेंज का स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, सो वी नीड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। नीडेड कितने का चाहिए हमें, किस रेंज का चाहिए बेटा, आपको चाहिए 440 वोल्ट से लेकर 40300, तो इतने रेंज का हमें ट्रांसफार्मर चाहिए जो इस 440 वोल्ट को 40300 में कन्वर्ट कर पाए। तो हाई वोल्टेज आपको ही पता, हमारे यहाँ नॉर्मली अपने घरों में तो इतनी वोल्टेज ट्रांसमिशन की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, ठीक है। तो हायर वोल्टेज पे, क्लियर, तो पावर लॉस एट हायर वोल्टेज कितना होगा, सो नाउ पावर लॉस एट हायर वोल्टेज, अगर वोल्टेज हाई है तो पावर लॉस कितना होगा, सो पावर लॉस आपका हो जाएगा 6/800 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 0.74%, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो इतना पावर लॉस होगा, क्लियर। बट इन क्वेश्चन नंबर 25 में पावर लॉस अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पे पावर लॉस क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें पावर लॉस का इस पर निकालेंगे लो वोल्टेज पे, तो ये आपका हो जाएगा 600/1400 × 100, इसने पूछा है ना बेटा दोनों का, तो ये आपके पास आ जाएगा 42.8%, ठीक है। ये पावर लॉस क्वेश्चन नंबर 26 में हो रहा है, ये 25 में हो रहा है, यानी कि जब आप वोल्टेज बढ़ा दे रहे हो तो पावर लॉस कम हो रहा है हमारा, और हम पावर को कम ही तो लॉस करना चाहते हैं, इसीलिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि पावर लॉस कम होता है हायर वोल्टेज पे। अब आया क्वेश्चन समझ में, हायर वोल्टेज पे पावर लॉस कम हो गया है हमारा, देखिए जब वोल्टेज कम थी तो पावर लॉस ज़्यादा था, अब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा दी तो पावर लॉस कम हो गया, सो वी प्रेफर हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन। तो जब आपको ट्रांसमिशन जो मेन सप्लाई लाइन होती है ना बेटा वो हाई वोल्टेज की होती है, इसलिए हम हाई वोल्टेज को प्रेफर करते हैं इन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो होप आपको ये सारा क्लियर हो गया है बेटा, अच्छे से सारा अच्छे से करना है, किसी चीज़ में भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, आपका अच्छे से मेहनत कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।